सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु का नमस्कार। रेणु जी, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख थोड़ी सी माया, और इसी तरह से तीसरा चौथा पांचवा छठा भी कोई सुख होता है। नहीं, फिर चौथा पांचवा तो फिर हम अपने हिसाब से निर्धारित कर लेते हैं। हाँ। और ये जो है ये मूल में है, यानी कि वाकई इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और जो काया की जहां तक बात है, तो काया होती है, अपना रंग बदलती रहती है, रूप बदलती रहती है। हाँ। और लेकिन ये भी निर्भर करता है कि हम उसको कैसे रखते हैं, हम उसकी साज सवार कैसे करते हाँ, हैं। तो आज हम पहले सुख की बात करेंगे और कल दूसरे सुख की। कल दूसरे सुख की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि कल मंगलवार है, करियर की बात होती है, तो हम उसमें पैसा कमाने वाली जो बातें होती है वो भी करेंगे। तो मतलब माया भी महत्वपूर्ण है भाई। हाँ, ये बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है। और वो बहनें ना खुश हो जिनका नाम माया है। ये माया, हम धन वाली माया की बात कर रहे हैं। नहीं, खुश होने का तो कोई भी माध्यम हो सकता है, या कोई भी बात हो सकती है जिससे हम खुश हो सकते हैं। और खुश होना एक मन की जो है अवस्था होती है रेणु जी। ऐसा नहीं कि खुश होने के लिए किसी खास अवस्था की जरूरत पड़ती है, खास सिचुएशन की जरूरत पड़ती है, या कोई खास ऐसा मौका हो। जब हमारा मन खुश है तो भाई सब कुछ खुश है। हाँ, लेकिन एक बात और है, जब खुशी की बात आती है तो हमें लगता है कि ये बात हम जरूर याद दिला दें सखियों को। साझा क्या करें, ये तो सबका अनुभव होगा, लेकिन हो सकता है गौर न किया हो हमने कभी जी। कि हम कहते हैं मन की अवस्था है, और हमारा जब मन खुश तो हम खुश। हाँ। हमें सब अच्छा लगने लगता है, आसपास की सारी चीजें अपना रंग ही बदल लेती हैं। हाँ। लेकिन कभी सोचा है कि हम खुश नहीं हैं, ठीक है, और किसी ने कहा भाई फोटो खींच रही है, स्माइल मंजू। तो क्या होता है, हम स्माइल करते हैं, मतलब भौतिक रूप से कह लीजिए, या बायोलॉजिकल तरीके से, या अपने शरीर के इन होठों को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। हाँ। और एक चेहरे का हाव भाव ऐसा देते हैं कि हम प्रसन्न दिखें। जी। तो आपने कभी महसूस किया कि जब हम दिखने का नाटक करते हैं तो भी हम खुश हो जाते हैं? हाँ, होते हैं। तो कभी कभी अगर आपको मन खुश ना हो रहा हो तो एक बार नाटक करके देखिए, कितना मजा आता है। कहते हैं रेणु जी कि अगर हम किसी भी बात का अगर थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, जैसे 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो वही चीज हमारे व्यवहार में आने लग जाती, वही हमारी आदत बन जाती। तो क्यों ना खुश रहने की का ड्रामा किया जाए, या दिखावा की जाए, नकल की जाए। तो ऐसा करने से भी अगर मन को खुशी मिलती है तो मुझे लगता है ये भी तो एक बहुत बड़ा धन ही हमने कमा लिया है। बहुत बड़ा। और ये तो बात हो गई कि ये जो कह सकते हैं कि हम किस तरह से त्वरित रूप में कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। अगर हमारा मन डूब रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो कैसे हम अपने अकेले बैठे हैं, कोई ऐसे हमारे पास आसपास नहीं है जो हमें संसाधन मिल जाए खुश होने के लिए, तो ये प्रयास करिए। लेकिन आज हम इस पर नहीं बात कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि ये हम क्षणिक सुख, क्षणिक निरोगी काया की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय वाली बात लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसी चीज जो हमारे जीवन में परमानेंट रहे, बिल्कुल हमेशा के लिए बनी रहे, ऐसी चीज की, ऐसे स्वास्थ्य धन की हम बात करेंगे। और ऐसा स्वास्थ्य हम पा सकते हैं प्राणायाम से, आसन से और व्यायाम से। हमें इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और ज्यादातर लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिलती कि भाई करने के लिए समय कहाँ है, लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, आपका तन जो है स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, परिवार खुशहाल रहे, तो आपको इसके लिए समय निकालना ही होगा। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें नुकसान की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कोई ऐसी लागत भी यहाँ नहीं लगेगी, बस एक मुफ्त की चीज है। और देखिए रेणु जी, इस कोरोना काल में तो हमने इस बात को और भी ज्यादा भली भांति समझा है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, इम्यूनिटी की बात हुई बहुत ज्यादा इस दौरान, हमने इम्यूनिटी की बात को सुना है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज्यादातर इस तकलीफ ने आ घेरा है, और मुश्किल दौर से गुजरे हैं। केवल कोरोना का आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि शारीरिक समस्याएं भी ज्यादा हुई। जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी, या कुछ लोगों के लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, नंबर कम थे हमारे। तो ये जो योग है किस तरह से हमें बहुत अच्छे से देता है। और समय जो निकालने की बात मत करो, क्योंकि निकालना ही है अब तो। बस ये समय आ गया है कि अब आप ये प्रण कर लीजिए कि इसके लिए जो है बहुत कीमती समय हमें देना है। और क्योंकि उससे भी ज्यादा कीमती है हमारा ये स्वास्थ्य, और हमारा मन, तन, धन सब तभी होगा अच्छा
जब हम योग करके खुश रहेंगे। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं ना कि भाई शरीर को स्वस्थ रखो, तो कई बार लोगों का ये भी तर्क होता है, हाँ। कहते हैं कि अरे एक दिन तो मरना ही है, क्या करना है, खा पी के जियो और फिर मरो, उसमें क्या है, इतना क्या सब बात इतना है? झंझट क्यों लेने का। इस तरह के तर्क वो देते हैं। जी। देखिए रेणु जी, मरना तो सभी को है, खा पी के मरना है, ये बात भी ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, नहीं तो लेकिन कुछ करके मरा जाए तो क्या क्यों? उसमें दिक्कत है, या फिर स्वस्थ रहे। अगर जब लोग कहते हैं कि मरना ही है, हाँ? तो फिर खाना पीना भी छोड़ देना चाहिए ना। हाँ, देने को तो हम कुछ भी तर्क दे सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्राणायाम की बात है, अच्छा योग के बारे में अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ ये शारीरिक क्रिया है, तो ऐसा नहीं है, कई चीजों का इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आहार विहार सब चीज है। तो योग एक संपूर्ण अष्टांग योग सबने सुना होगा, इसमें आठ क्रियाएं हैं, 8 चीजें जब समाहित होती हैं तब योग पूरा बनता है। लेकिन फिर भी चलिए हम थोड़ी बहुत जो सामान्य तौर पर हम बता सकते हैं और जो हमारे श्रोता हमारे दोस्त आसानी से कर सकते हैं, हम उन्हें इसमें शामिल करेंगे। लेकिन शामिल तो हम गीत भी करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ी आसानी से हमारे श्रोता कर लेते हैं, सुन लेते हैं और आनंदित हो जाते हैं। जी। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। है दिल की लगन में फूल बनूं और हंस के तेरे पहलू में रहूं। तू देखे मुझे, मैं देखूं तुझे और प्यार में तेरे खो जाऊं। तू देखे मुझे, मैं देखूं तुझे और प्यार में तेरे खो जाऊं। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। जिस मंजिल का राही न कोई, वो सहरा है, मंजिल तो नहीं। जिस दिल में कोई धड़कन ही न हो, वो पत्थर है, कोई दिल तो नहीं। जिस दिल में कोई धड़कन ही न हो, वो पत्थर है, कोई दिल तो नहीं। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। तो रेणु जी, अगर हमारी सखियां कमसिन, नाजुक, नादान अगर बनी रहना चाहती हैं, तो योग और प्राणायाम को उन्हें अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि यही एक ऐसी विधा है जिससे हम जीवन पर्यंत खुश भी रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, और उम्र का जो एक प्रभाव धीरे धीरे करके चेहरे पर, शरीर पर दिखने लगता है, लेकिन उसे हम थोड़ा सा विलंब से कर सकते हैं, देर हो सकती है उसमें, हालांकि वो प्रभाव तो जो उम्र का है वो आता
ही है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा योग रोका जो जा सकता है। योग जो है उसको रोकने में, उसको बहुत हद तक संयमित रखने में बहुत मददगार साबित होता है। तो ये तो हो गई उम्र को, या यूं कहें कि अपने चेहरे का तेज और सौंदर्य और कांति बनाए रखने का भी एक बहुत बढ़िया साधन है। क्योंकि त्वचा की जो बात है वो अगर हम देखें तो हम जब और कोई भी व्यायाम करते हैं तो उससे कुछ भी उसको लाभ नहीं मिलता है। या हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, या अंदर लिवर है, या हमारा किडनी है, जो हमारे अंदर के अंग हैं, वो जो कार्य करते हैं वो योग के माध्यम से ही संयमित होते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं जी उनको। बिल्कुल। तो वैसे तो भागती दौड़ती जिंदगी है हम सभी की। सुबह के वक्त हम बहुत ही थोड़े व्यस्त रहते हैं, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या फिर गृहिणियां हैं, या फिर और भी जो लोग नौकरी पर जाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वक्त निकाल करके अगर आप थोड़े से आसन कर लें, जैसे अगर हम युवा की बात करें तो कॉलेज जाने वाले बच्चे भी होते हैं उसमें, और नौकरी करने वाले भी होते हैं। हालांकि उनकी व्यस्तता होती है, और इसके अलावा पढ़ाई का तनाव होता है, नौकरी का तनाव होता है, और जब ये परिस्थितियां बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो इसका असर हमारे दिमाग और शरीर पर पड़ता है। तो इससे निजात पाने के लिए अगर थोड़ी सी देर के लिए हम कुछ आसन कर सके, जैसे युवाओं के लिए खासतौर पर जो आसन बने हैं वो है वीरभद्रासन, मत्स्यासन, नौकासन, उत्कटासन, वक्रासन और मार्जरी आसन। ये आसन ऐसे हैं जो युवा बड़े आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये थोड़े से व्यायाम कर ले तो ठीक रहेगा। अब जैसे गृहिणियों की बात करते हैं, लेकिन युवाओं में अगर हम वहीं देखें तो जैसे कि उनकी गर्दन वगैरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे काम होता है तो थोड़ा सा ग्रीवा का जो भी आसन है उनको पीछे देखना, आगे देखना, ताड़ आसन है, उसको भी कर लें तो बेहतर है। क्योंकि अक्सर वो बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं। तो कुछ ऐसे आसन है, क्योंकि अगर हम देखें तो कि हमने सोचा कि अच्छा ठीक है हम रोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर टहल तो रहे हैं, टहलने से हमारे सिर्फ और सिर्फ पैर की एक्सरसाइज होती है, लेकिन आपके पेट का क्या, आपके घुटनों के अलग से घुटनों के क्या कैसे होगा, या आपके जो अलग अलग जो संधियां हैं, जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, कंधे के जैसे जॉइंट्स हैं, आपके टहलने से उनको लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ही जैसे कि युवाओं की अगर हम बात करें तो लैपटॉप पर बैठे हैं या कुछ भी है, या पूरे समय वो अगर हाथ से लिख रहे हैं या माउस चला रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके जो कंधे हैं बहुत स्टिफ हो जाते हैं, कभी कभी फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रतिदिन कटी चक्रासन, या आप जो खड़े होके जो भी हाथ आगे पीछे करने के आसन हैं उनको भी करना चाहिए। ऊपर करने वाला आसन है, हाथ से अपने दोनों ऊपर ले जाए, इस तरीके के आसन को जरूर करें। हाँ, एक बात और है कि अगर हम स्त्रियों के आसन की तो बात करेंगे कि उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी कैसी शैली रहती है कार्य की, उसके हिसाब से उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कार्यक्रम में अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट या 3 मिनट की एक हम बताएंगे आपको क्रिया, कि उससे कैसे एकदम से तनाव मुक्त हो सकते हैं पूरे दिन की कार्यशैली के बाद, अपनी दिनचर्या के बाद। ध्यान, तो ध्यान भी, और ध्यान के पहले हम किस तरह से अपने पूरे शरीर को आराम की स्थिति में ले जा सकते हैं, यानी कि तनाव मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और एक बात और जो हम ये शुरू करने से पहले हमें ये कहनी चाहिए थी कि जब भी आप व्यायाम की शुरुआत करें तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा पहले अपने आप को वार्म अप करें। ऐसा नहीं कि आप जल्दी से झट से आप कोई पोस्चर में आ गए हैं, किसी व्यायाम की किसी पोजीशन में आ गए हैं, और जल्दी से कभी ऐसा होता है ना कि फोन आ गया तो हम किसी आसन की स्थिति में हैं और जल्दी से वहां से उठ जाते हैं। ये दोनों ही करना शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आप धीरे धीरे उस स्थिति में जाएं और धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर निकलें। इसीलिए तो हर आसन के बाद यहाँ पर कहना चाहिए कि शवासन करवाया ही जाता है। ये अगर हमारे किसी ने अगर नियम से सीखा है तो उन्हें पता होगा, हर आसन के बाद पुनः हमारी सारी मांसपेशियां, सारी जो भी है रक्त वाहिनियां जो भी हैं जो उस समय अव्यवस्थित होती हैं, वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप शवासन करें। अब चूंकि समय नहीं होता, लेकिन फिर भी आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए शवासन जरूर करें। और जैसा मंजू ने अभी कहा कि भाग कर न जाए, इस बात का जरूर ख्याल रखें। इससे बेहतर है कि अगर आपको भाग के जाना है तो आप आसन न करें, क्योंकि उसका उल्टा नुकसान हो जाएगा। यहीं पर अगर हम सावधानी की बात कर रहे हैं तो जब भी आप आसन करें, आप 2 घंटे पहले से आपने कुछ न खाया पिया हो, ये बहुत जरूरी है। सुबह का वक्त उसके लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर समय नहीं हो, अगर आप शाम को कर रहे हैं तो भी जैसे अगर आपने चाय पिया है 4 बजे तो आप 6 बजे करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, और जब भी आप योग की शुरुआत करें तो शुरुआत करें आप सूर्य नमस्कार से, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 8 मुद्राएं होती है और 12 उसके जो है अवस्थाएं होती है, यानी 4 जो इस मुद्राएं होती है उनको रिपीट किया जाता है, इसके लिए वो 12 हो जाती है, लेकिन मुद्राएं जो होती है वो 8 होती है। तो जब भी शुरुआत करें
तो सूर्य नमस्कार से उसकी शुरुआत करें, और जब उसका अंत करें तो जैसा कि आपने बताया शवासन से करें। बिल्कुल, बहुत तो जरूरी है जी, तो सूर्य नमस्कार के क्या फायदे वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जैसा मंजू एक बात और है कि अगर हम कुछ नहीं भी कर सकते, चलिए सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे जैसे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें आप, खड़े हाँ। खड़े जैसे आपने अपने दाहिनी तरफ अपने आप को पूरा झुका लीजिए, जी। फिर पूरा बाईं तरफ झुका लीजिए अपने को, या यूं कहें कि बैठकर अपने पैरों को दोनों आगे कर लें, अपने दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं रख लें, और पैरों के जो आपके पंजे हैं उनको खूब आगे पीछे स्ट्रेच कर लें, दाएं बाएं घुमा लें, घड़ी की उसमें यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको अच्छे से घुमा लें, सारी उंगलियों को खूब अच्छे से खोल कर लें, बंद कर लें, जैसे हाथ की उंगलियों को करते हैं, मुट्ठी बनाते जी, हैं, वैसे बिल्कुल। पैर की उंगलियों को कर लें, ऐसे ही हाथों को भी थोड़ा आगे पीछे कर लें, यानी कि एक तरह से अपने हाथ और पैर की स्ट्रेचिंग कर लें, जी। जैसा कि हम खेल के समय अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं, जी। तब आप किसी आसन को शुरू करेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पूरा जो अंग है वो ढीला हो गया, हाँ। और एकदम से उठते ही आप इस तरह से एक्सरसाइज शुरू जी, ना करें। बिल्कुल कर। तो ये तैयारी करके और फिर हाँ। आसन हम शुरू कर सकते हैं। और अगर गृहिणियों की बात करें तो वैसे तो गृहिणियां दिन भर घर में काम करती है, तो उनका मत ये रहता है, या फिर उनका सोच भी वैसी रहती है कि हम तो दिन भर काम करते हैं, हमारी तो एक्सरसाइज हो ही जाती है, हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि जैसे हम घर के काम करते हैं तो उसमें हमारे शरीर के कुछ विशेष अंग ही उसमें इस्तेमाल होते हैं, सारे अंगों का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हम खाना बना रहे हैं, ज्यादा करके हम खड़े खड़े भोजन बनाते हैं तो केवल हमारे हाथों का इस्तेमाल होता है, या और फिर थोड़ा बहुत चलते हैं बस। हाँ चलते हैं, या फिर अगर हम झाड़ू पोछा अगर घर में करते हैं तो बहुत देर तक अगर हम झुक के रहते हैं तो भी कमर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव कई बार पड़ जाता है। यानी कि हम आगे की ओर झुकते हैं मंजू, और वहीं हम कहीं किसी भी कार्य में हमारा ऐसा नहीं होता है कि हम पीछे की ओर झुकें। हाँ। घर के अगर हम कितने भी काम कर लें, सारे काम कर लें, तो हम किसी भी क्रिया में ऐसा नहीं होता कि हम पीछे की ओर झुकें। जी, तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही योगासन बने हैं, क्योंकि योगासन में ऐसी सारी क्रियाएं होती है जो आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है और उसको ठीक करने का काम करती है। और एक बात और मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि जैसे पूरे शरीर का अगर जैसे हमें व्यायाम करना है तो रेणु जी, मैं पहले बता देती हूँ कि गृहिणियों के लिए कौन कौन से व्यायाम है, वो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि तितली आसन है, जैसे हमने बताया था कि जैसे तितली का जो आकार होता है, बैठ करके और दोनों पैरों को हम अपने शरीर के बिल्कुल पास में ला करके और उस तरह से हिलाते हैं जैसे तितली के पंख होते हैं, मालती पालती जैसे मारते थे वैसे न मारकर उसी मुद्रा में लगभग करेंगे, और अपने दोनों तलवों को, पैर के दोनों तलवों को कोशिश करें, दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को जोड़ लें और अपने शरीर के पास ले जाएं, यानी कि अपने पेट के पास लेकर आए, और दोनों पैरों को खूब अच्छे से दोनों तरफ फैला लें, और फिर दोनों पैरों को ऐसे फड़फड़ाएं जैसे तितली के पंख उड़ते हैं। बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं इसको। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इससे हमारी पूरा मेरुदंड जो है वो सीधा हो जाता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, और वहीं दोनों पैर की और जो हमारी कूल्हे की जो है जॉइंट्स जो हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। और महिलाओं के लिए इसलिए जरूरी है कि उनके जो शरीर के अंदरूनी अंग होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। गर्भाशय के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए तितली आसन उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सुप्त वज्रासन है, शशकासन है, विपरीत नौकासन है, पर्वतासन, मकरासन और वृक्षासन। ये कुछ आसन है जो महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, शशक आसन जैसे कि है, हम जब वज्रासन में जैसे बैठते हैं और उसमें एकदम आगे दोनों हाथ को अपने जमीन पर रखकर बैठते हैं, बिल्कुल खरगोश वाली मुद्रा होती है। शशक मतलब खरगोश। इसी तरह से वृक्ष आसन भी बिल्कुल लगता है कि हम वृक्ष की तरह सीधे तनकर खड़े हो जाते हैं, और ऐसे हमारे पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं और एक पैर, दूसरा पैर जो होता है वो हमारा जो है तलवा, उसका पहले वाले जो सीधा पैर है उसके घुटने पर जाकर लगता है, और हम हाथ जोड़कर, मतलब हाथ अपना दोनों जोड़ते हुए बिल्कुल ऊपर आकाश की ओर कर लेते हैं, और हाथ अपना चेहरा सामने होता है। तो कुछ ऐसी जो ये भंगिमाएं हैं, कह सकते हैं, हमारे जो तरीका है हमारा खड़े होने का, बैठकर कोई आसन करने का, उससे कभी गौर करो तो किस तरह से हमारे शरीर की एक एक मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है और वो पुष्ट होती हैं। हाँ, और जो मैं पहले आपको बात कहना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी कि जब हम विभिन्न तरह के आसन करते हैं तो उसमें क्रम के बारे में थोड़ी सी एक बात हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे आपने एक आसन आगे झुकने वाला किया है तो दूसरा आसन पीछे झुकने वाला करें, फिर तीसरा आसन आगे झुकने वाला है तो चौथा आसन पीछे झुकने वाला है। अगर इस तरह के क्रम में अगर आप आसन को करेंगी तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा आपका। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात होती है, जैसे कि भुजंग आसन, सर्पासन हम करते हैं तो वहीं पर हमको वो
सभी जानती हैं हमारी सखियां जरूर कि वो पेट के बल हम लेट कर करते हैं, उसी में हम धनुरासन भी कर लेते हैं, लेकिन बेहतर हो कि आप फिर सीधे होकर नौकासन कर लें। हाँ। अब यानी कि अपनी गर्दन और पैरों को उठा लें, या आप उत्तान पाद आसन कर लें, पवन मुक्त आसन कर लें, यानी कि अपने पैरों को अपने नाक से लगाने की कोशिश करें। तो कुछ इस तरीके के आसन कर सकते हैं, या साइकिलिंग कर सकते हैं, यानी कि एक बार पेट के बल लेटे तो एक बार आप पीठ के बल लेटकर कुछ इस क्रम से रखें, कुछ इस तरह से उसका वो करें अपनी पसंद के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। जी, और एक बात और यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे कि किसी खास वजह से आप कुछ आसन कर रहे हैं, जैसे कि आपको कमर पतली करनी है, अब आपने जब सर्च किया कि भाई कौन कौन से आसन ऐसे हैं, चक्रासन कर लिया, हलासन कर लिया, हाँ फिर जी, तो जैसे आपने पाया कि 10 आसन हमें ऐसे मिले जो हमारी कमर के लिए बहुत फायदेमंद है, या फिर हमारे शरीर की प्रकृति की, भाई पित्त प्रकृति हमारे शरीर की, तो उसको ठीक रखने के लिए कौन से आसन है, आपने सर्च किया, पता चला कि भाई 10 आसन है, लेकिन 10 के 10 आसन हर व्यक्ति के लिए फिट नहीं होते हैं। तो पहले आप करें, 5 आसन करें, 6 करें, 8 करें, 10 करें, 10 को करके देखें, और उसके बाद आप खुद अपना एनालिसिस खुद करें, खुद अपने आप का निरीक्षण करें, और ये पता करें कि हाँ, जब मैं ये आसन करती हूँ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब मैं ये आसन करती हूँ तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। तो जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि 10 में से ये 6 आसन मेरे लिए फिट है, तो उन्हीं 6 आसनों को आप करें। जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जम रहा है, उसके लिए जबरदस्ती ना करें आप। ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और खासतौर से जो बहुत सारी चीजों के लिए होता है कि जैसे पैर ही उठाने की अगर क्रिया है तो कहते हैं 10 बार ऊपर करें, नीचे करें, तो लेकिन पहले अगर आप पहले दिन कुछ कर रहे हैं तो कम से कम सिर्फ 3 या 4 बार से शुरू करें, फिर 7 तक ले जाएं, तब 10 पर ले जाएं, और ये बिल्कुल ना करें, और ये ना करें, और ये करें में जो है ना मंजू जी, हम लोगों को अब इस समय बिल्कुल सखियां कह रही हैं कि गाना बिल्कुल सुना दें आप। बहुत ज्यादा आप ना बोले, गाना भी सुनवाते जाएं। कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। মুরাইয়া মারে গিল গুমুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উল্টা বলে বটের চিরা কুড়ে। মুরাইয়া মারে গিল গুমুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উল্টা বলে বটের চিরা কুড়ে। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, हाँ काम से होगा नाम ज्यादा रखा, समझे। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, अरे काम से होगा नाम ज्यादा रखा। अरे 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 हरे हाँ उड़ती चिड़िया, तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई।
एक कदम पीछे, अरे बैठ। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं। पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई। भाई अनाड़ी तो कोई भी बनकर नहीं रहना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि खिलाड़ी बने और सबसे अच्छे वाले खिलाड़ी बने, हाँ, है और ना? हमें क्या बनना है ये हमें खुद ही तय करना पड़ेगा, अपने प्रयासों से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि योग का बहुत बड़ा मतलब वो है, सहायक होता है। साधन जो होते हैं ये हम जो करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, ये तो शरीर वाली होगी क्रियाएं, लेकिन जो प्राणायाम एक्चुअल में सच में जो है प्राण वायु जो हमारी है, जी। जीवन वायु जो है, जो हमारे लिए अंदर जाती आती है, श्वास प्रश्वास, जी। वो किस तरह से हमारे अंदर को ठीक करती है, और उससे जाहिर है कि हमारा पूरा शरीर, मन, तन, तंत्रिका तंत्र तक सब व्यवस्थित हो जाता है। आसन जो होते हैं वो हमारे शरीर के बाहरी अंगों पर असर डालते हैं और उसे ठीक करते हैं, लेकिन प्राणायाम जो होता है वो हमारे शरीर के भीतरी अंगों को ठीक करता है। जैसे हम नहा धो करके तैयार होते हैं, लेकिन वो हम बाहरी अंगों के लिए कर सकते हैं, आंतरिक अंगों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसे ठीक करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो है केवल और केवल प्राणायाम। अंदर क्या घटित हो रहा है ये भी हमें पता नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे हमें ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं? केवल प्राणायाम के माध्यम से। कई बार क्या होता है ना रेणु जी, कि हमारा बिल्कुल अनियमितता आ जाती है। जैसे कि कई लोगों में होता है कि बहुत नींद आती है, और कई लोग कहते हैं अरे हमें नींद ही नहीं आती। कई लोग बोलते हैं हमें बहुत भूख लगती है, अभी खाया 1 घंटे बाद फिर से भूख लग गई, और कई लोग बोलते हैं अरे भूख ही नहीं लगती। तो और ये कुछ लोग वहीं बहुत ऊर्जावान रहते हैं, कुछ हाँ। बहुत आलसी हो जाते हैं, जी। यानी कि उनका शरीर ही गवाही नहीं देता कि वो कुछ काम करें, हाँ। कैसे उठे, या मन कहते हैं कि बुझा बुझा सा रहता है। जी। ये जो मन की गति भी जो है वो कहीं ना कहीं हम ये अनुलोम विलोम या इन सारी चीजों से नियंत्रित कर सकते जी। हैं, यानी अपने अंदर उत्साह भी भर सकते हाँ, हैं। तो इस अनियमितता को ठीक करने का दूसरा नाम है प्राणायाम। शरीर का जो भी प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित तरीके से चलती है, उसका एक अनुशासन है, वो एक तरीका होता है। लेकिन जब ये अनुशासन बिगड़ जाता है, जैसे जीवन में भी अगर हम अनुशासन को बिगाड़ते तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती, बिल्कुल दिक्कत वैसे होती ही है। शरीर के आंतरिक अंगों का अनुशासन जब बिगड़ जाता है तो शरीर जो है वो प्रतिक्रिया करता है, और वो चीज एक बीमारी के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि अगर हम ज्यादा दिन इस तरीके से अनियमित रूप से रहें तो दिक्कत तो होगी ही। जैसे कि अगर आप समझ लें कि हमारा जो हृदय की धड़कन है किस तरह से नियंत्रित है, सांसें भी एक निश्चित उसमें हम अनुपात में लेते हैं, उनका भी गिनती निश्चित है। जी। वो जब बहुत ज्यादा घटती बढ़ती हैं तो हमें दिक्कत होती है। वहीं रक्तचाप भी आप जानती हैं कि ब्लड प्रेशर हाई लो जब होता है तो कैसे होता है, यानी कि कुछ एक पैमाना है जहां तक कि उसे रहना चाहिए, उसका जो दबाव है वो भी नियंत्रित रहना चाहिए। जी। इसी तरह से आप यूं समझ लें, रोजमर्रा की बात में अगर हम करें तो खाना जैसे हमने एक निश्चित समय पर खाते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अब पाचन तंत्र है वो भी एक कार्य करता है, यानी कि मशीन है, उसको हम जब तक काम दें और कभी कभी 6-6 घंटे उसको खाली रख दें वो भी परेशान हो जाएगा। जी। तो जाहिर है कि उसकी सारी व्यवस्था जो है ध्वस्त हो जाएगी। हाँ। तो इन सारी चीजों को ऐसे हम समझ सकते हैं, और किस तरह से हम सांसों के माध्यम से इन सबको नियंत्रित कर सकते हैं, ये करता है प्राणायाम। जी बिल्कुल, सांसों पर नियंत्रण का नाम है प्राणायाम, और प्राणायाम का अर्थ है अपनी जीवन शक्ति को पहचानना और उसे नियमित करना। प्राण शरीर के हजारों सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियों और ऊर्जा केंद्रों से गुजरता है और शरीर के चारों ओर आभा मंडल बनाता है, और सांसों पर ध्यान न देने की वजह से हमारी नाड़ियां यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र प्राण के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, और इसीलिए कहा गया है कि सांसों पर नियंत्रण का नाम है प्राणायाम। जब भी देखिए कोई परेशान हो जाता है तो हम उसे यही कहते हैं ना, भाई रुको रुको, थोड़ा सा गहरी सांस ले लो, यानी कि आराम से उस पर नियंत्रण कर लो, और एक बार उसका जो मीटर जो है चल रहा है ना
एकदम निश्चित उसमें निकलना हाँ। और अंदर जाना, वो उसको ठीक कर लो। जी, और प्राणायाम का भी एक क्रम है, उस क्रम में करेंगे तभी वो आपको अधिक फायदा करेगा। जैसे सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी, उद्गीत और उज्जाई प्राणायाम। और अगर गर्मी के दिन है और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत पसीना आता है, तो उन लोगों को शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी हाँ। जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और इनका किस तरह से क्या क्या प्रभाव होता है, भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो पूरी सांस को हम फेफड़ों के अंदर भरते हैं, तो उससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो वो पेट के क्रियाएं होती हैं उसमें, और हम उसको अंदर बाहर करते हैं, और किस तरह से उससे अपना यूं कह सकते हैं बहुत सारी मांसपेशियां उससे प्रभावित होती हैं, और उनकी भी एक तरह से व्यायाम हो जाता है। जी, और पेट के अंदर के जो अंग हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और जो छोटी छोटी कई सारी ग्रंथियां हैं जिसके बारे में शायद हम जानते नहीं हैं, और उनसे बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं, बहुत रस निकलते हैं, जूस निकलते हैं, जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। हाँ। और हमारा पूरा जो पाचन, जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें किस किस तरह से पैनक्रियाज और बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम करती हैं, और वो हम तभी हमारा खाना पचता है। जी, तो कपालभाति जब हम करते हैं तो उससे वो सारे अंग ठीक होते हैं। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम। तो एक सांस से, एक नासिका से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से लेना और पहली से छोड़ना, तो उससे हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो शुद्ध होता है, और वो जब शुद्ध होता है तो दिमाग के अंदर शुद्ध वायु जाती है और उसकी वजह से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क तक अच्छे तरह से ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए ये सब चीजें बहुत सहायक होती हैं। और जाहिर है कि जब हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए तो वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी चाहिए। और अगर हम अक्सर सोचते हैं कि सांस अंदर लेना तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन जरा आप सोचिए कि जब निकालेंगे ही नहीं तो लेंगे कैसे। तो यानी कि हम जो अंदर सांस लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं, दोनों ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप किसी को भी कमतर नहीं समझ सकते। बिल्कुल। और इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत और उज्जाई प्राणायाम आते हैं। और उज्जाई प्राणायाम जो है, हम ओम का उच्चारण करते हैं, जोर से करते हैं, पहले सांस अंदर भर के और उसके बाद धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए उसे बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। और ओम में भी एक बहुत जबरदस्त उसका भी विज्ञान है कि ओ हम अपने होठ से बोलते हैं, ओ, फिर हम अपने अपने होठों को गोल करते हैं, ओ, फिर हम म पे जाते हैं, और म से आप देखिए कि किस तरह से एक तरह से गुंजन सा होता है आपके अंदर, और एक कंपन सा होता है पूरे शरीर में, और आपका पूरा जो है यूं कह सकते हैं कि सक्रिय हो जाती है सारी नाड़ियां आपकी। तो ये एक ओम का भी अपना बड़ा बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। और केवल ऐसा नहीं है, भ्रमरी प्राणायाम भी जब आप करती हैं तो आप देखें कि किस तरह से आपके अंदर एक गूंज सी हो रही है, नाद होता है, नाद सा होता है, और एक लगता है कि पूरा खाली है आपका पूरा शरीर, और एक जैसे मंदिर का ऊपर गुंबद होता है उसमें जैसे हम ओम बोलते हैं, तो वो एक एहसास होता है। उसको आप कभी महसूस करें तब आप देखेंगे किस तरह से आप बाकी सारी समस्याओं से आप बिल्कुल दूर हो गई हैं। हाँ, और उद्गीत और उज्जाई प्राणायाम गले के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए जो आवाज की दुनिया से जुड़े हुए लोग जो रहते हैं वो इसे जरूर करते हैं, ताकि उनकी आवाज ठीक ठाक बनी रहे और उसकी गुणवत्ता ठीक हो। यानी कि अब सखिया पूछेंगी, मंजू जी आप रोज करती हैं क्या? जी हाँ, अगर वो पूछेंगी मुझसे तो मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, मैं जरूर करती हूँ और रोज करती हूँ। अब रेणु जी बता दें कि ये किस तरह से काम करता है। लोग सोचते होंगे भाई सांस तो हम ले ही रहे हैं, अब उसमें अगर थोड़ा सा जोर से ले लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, तो उसमें इतना क्या फर्क आ जाता है? फर्क आता है, बिल्कुल। बताइए। और ये भी बात है कि हम कई बार कहते हैं कि भाई प्राणायाम कीजिए, उससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तब भी लोगों का यही प्रश्न होता है कि इससे क्या बीमारी ठीक होगी? बीमारी तो दवाई लेने से ठीक होगी। तो बता दें कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। कि जब श्वास को अंदर खींचकर रोका जाता है ना, जब हम पूरे फेफड़े भरकर के श्वास लेते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, तो क्या होता है ना कि अक्सर ये कहा जाता है कि फेफड़ों का हम केवल 40% ही इस्तेमाल करते हैं रेणु जी, 60% हम उसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि अब आप करना शुरू कर दीजिए 100%। जी, तो जब हम जोर से सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो अंतिम कोशिका होती है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, वहां तक ऑक्सीजन जाती है, या वहां तक जो है हम सांस भरते हैं। यानी कि उनको भी हम सक्रिय कर लेते हैं। और जोर से का मतलब ये नहीं कि आप बहुत तीव्र गति से करें, बल्कि उसकी जो अवधि है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। यानी आप धीरे धीरे लें, लेकिन बहुत लंबी ज्यादा देर तक लें। आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक भर सकें आप अंदर। और वही वाली बात है कि आप ऐसा महसूस करें कि आपके
पेट तो नहीं कहेंगे हम, हाँ, या जो अपने छाती की बात अगर कर रहे हैं तो पीठ और कंधों तक पूरा फैल के अंदर तक वायु जा रही है। बिल्कुल। और उतना उसको फूलने दें आप, उसको अधिक से अधिक स्थान दें। बिल्कुल। और जब कोई स्थान शेष नहीं रह जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो वायु बाहर आने के लिए फिर तत्पर हो जाती है, और श्वास लेकर रोकते हैं तो शरीर में गुब्बारे की तरह से हवा होती है, और यानी भीतर की जो जैसे गुब्बारा फूलता है हवा जब कोने कोने तक पहुंच जाती है, हाँ, क्योंकि गुब्बारा तो गोल है लेकिन हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसकी जो अंदर की परत है वो भी खींच जाती है, जैसे गुब्बारे की खींच जाती है, तो वो जो है उसके अंदर की परत खींचती है। तो इसमें होता ये है कि शरीर के भीतर अवयवों की सतह जब तनती है तो वहां जो अशुद्धि होती है, बीमारी कैसे होती है, जब कोशिका के अंदर कोई अशुद्धि होती है तो वहां जो अशुद्धि अटकी हुई होती है वो अशुद्धि वहां से हट जाती है। यानी कि जो बाहर से है, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम साफ करते हैं वैसे ही वो हवा जाती है, और जहां पर कुछ हलचल होगी तो जाहिर है कि वो जो गंदगी है, जो भी अशुद्धि है, प्रदूषण कह लीजिए आप, या बहुत सूक्ष्म सी कोई भी चीज है, तो वो अपना स्थान वहां छोड़ती है और वो फिर हवा के साथ बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत सहायक होती है। और इसके बाद जब सांस छोड़ने का क्रम होता है तो जितनी देर हम श्वास रोकते हैं उसी अनुपात में दुगुने समय तक श्वास को बाहर रोकना पड़ता है। तो जब हम बाहर रोकते हैं तो इस क्रिया में क्या होता है कि बिल्कुल जैसा आपने कहा कि वैक्यूम क्लीनर की तरह से वो काम करता है कि वो अशुद्धि वहां से हटी, और जब श्वास नहीं है और उसके बाद हम फिर से श्वास लेते हैं तो वो अशुद्धि वहां से हट जाती है और वो बाहर निकल जाती है, और इस तरह से बीमारी को ठीक करने में सहायता मिलती है। यानी कि हमारी सारी कोशिकाएं जो हैं वो साफ हो जाती हैं। तो अंदरूनी तौर पर किस तरह से सफाई होती है ये बड़ी खूबसूरती से मंजू ने बताया आज। तो लेकिन गीत हम सुनवाते हैं और उसके बाद हम करेंगे कि किस तरह से हम एक शारीरिक क्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम तनाव मुक्त होंगे। और वहीं पर एक बात और है कि ये जैसे जो गले वाले जो भी एक्सरसाइज है, जो भी प्राणायाम है, उससे बहुत हद तक ये जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारी चली है ना, लिपिड वगैरह तो बढ़ ही जाता है, लेकिन वहीं थायराइड ग्रंथियां जो हैं वो भी नियंत्रित हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से थायराइड को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। एक कोयल जैसी जो आवाज निकालते हैं और उससे किस तरह से हमारी जो यहाँ पर गले में एक थायराइड जो जम जाता है चारों तरफ, वो स्वच्छ हो जाता है, हट जाता है। तो इस तरीके की चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि प्राणायाम किया जाए। कुंभक होता है, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन पहले हम गीत सुन लें। जी। जगाएगा, कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा, सच सच कह दे।
आएगा, छुप के बुलाएगा, चुपके से आएगा, छुप के बुलाएगा। कौन है वो तेरा, कौन है वो? हाय मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? हाय हाय हाय, कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा, कहते कौन है वो तेरा, कौन है वो? आज की परिस्थिति था रेणु जी ये है कि आपके घर भी कोई तभी आएगा जब उन्हें लगेगा कि हाँ सब कुछ स्वस्थ है, कोई आजकल बीमार तो नहीं है घर बिल्कुल। में। आपने थोड़ा सा भी खांसा तो अपने खांसी आई आपकी तो बस समझिए कि जो आपके मेहमान आए हैं वो सशंकित हो जाएंगे और जितनी देर बैठेंगे उनके मन में बहुत भय रहेगा। तो अपने आप जी। को स्वस्थ रखना इस वक्त तो बहुत बहुत जरूरी है, वैसे तो हमेशा है। बिल्कुल। और मन की शांति के लिए क्या किया जाए रेणु जी, आज हमें बताएंगे आप। नहीं, ये तो हम बताएंगे, हाँ। लेकिन उसकी थोड़ी सी तैयारी है मंजू की, यानी कि हमारी जो भी सखियां हैं या जो भी हमारे साथी करना चाहते हैं, पहले तो बहुत ढीले ढीले आरामदायक कपड़े पहन लें और आराम की जगह पे बैठ जाएं। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें ध्यान करना है तो ज़मीन पर ही बैठना है, लेकिन वहीं हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो किसी को घुटने में तकलीफ है, किसी को कमर में, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं या चौकी पर बैठ जाएं, कहीं पर भी जहां आप आरामदायक स्थिति में हो, थोड़ा शोर शराबा न हो, ऐसी जगह आप बैठ जाएं और थोड़ी सी तैयारी कर लें। मन से सोच लें कि आप तनाव मुक्त होने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक दो आसन थोड़ा सा और बता देना चाहिए क्या? हाँ, हम ये सोच रहे थे कि महिलाओं के लिए जो खास तौर पर बहुत जरूरी है, जैसे कि 40 पार की जो महिलाएं होती हैं, मेनोपॉज का उनका समय आ जाता है, तब उन्हें बहुत समस्या होती है रेणु जी। जैसे कि एक तो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके स्वभाव में, फिर उन्हें हॉट फ्लशेस आते हैं, जैसे कभी बहुत गर्मी लगती है, अचानक ऐसा लगता है बहुत गर्मी, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं ठीक है। और उनका मूड स्विंग भी बहुत होता है, कभी हंसती खेलती रहती है और कभी अचानक उन्हें गुस्सा आ जाता है, हड्डियों की कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों की कमजोरी आ जाती है, इतनी समस्याएं उनमें आने लगती है। यानी कि उसी के साथ साथ बहुत सारी बहनों हमारी जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस से भी ग्रसित हो जाती हैं, यानी कि हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि कब टूट जाएंगी पता ही नहीं चलता। हाँ, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद होता है। तो जो भी महिलाएं 40 पार की है, वैसे तो पहले से करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें ही, क्योंकि अगर अभी से नहीं करेंगे आप, जैसे अगर आप सोच रही हैं कि अभी 30 साल के हैं, अभी क्या जरूरत, हम तो बिल्कुल फिट है, फाइन है, ऐसा मत सोचिए आप। अगर आदत अभी से पड़ी रहेगी तभी आप कर पाएंगी बाद में। तो आप ये जो सूर्य नमस्कार के 8 आसन हैं, उनका अभ्यास अभी से शुरू कर दें। और शुरुआत में ये शायद आपसे 2 बार ही हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप कम से कम 10-15 बार ये कर लेंगे। तो जैसे समय की कमी भी होना, तो सुबह उठ करके थोड़ी देर बस ये 10 से 15 बार अगर आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लिया, तो ये भी कम से कम आपको बचाए रखेगा। अपने आप में संपूर्ण है, बहुत सारे आसनों का ये योग है, तो इसको कर सकती हैं। और हमें लगता है कि बहुत अगर ठीक से किया जाए, अच्छी तरह से समय देकर उसको पूरा एक एक जो क्रियाएं हैं उसकी, अगर जैसे कि हम हाथ जोड़कर ऊपर जाते हैं और फिर पीछे जाते हैं, खींचते हैं अपने शरीर को, उस तरह से अगर हम उसमें अच्छी तरह से समय दें तो शायद एक भी बहुत है जी। यानी कि शुरुआत करने के लिए अगर आप एक बार भी करती हैं और पूरी तरह से करती हैं ठीक से, तो हमें लगता है कि उससे शुरुआत तो कीजिए जी। और इसके अलावा बढ़ती उम्र में जैसे कमर में बहुत दर्द होने लगता है, कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द होने लगता है, वहाँ जो है बहुत फेट भी बहुत जमा होने लग जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और वृक्षासन ये करें। इससे होता क्या है ना कि हमारे कमर के निचले हिस्से में कई सारे जो है एसिड जमा होने, विषैले पदार्थ जमा होने लग जाते हैं और उसकी वजह से हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो जब हम ताड़ासन में क्या होता है, हम शरीर को ऊपर की तरफ तानते हैं, तो जब तानते हैं ना, हमारी सखियां बिल्कुल इस बात में तो उनको नहीं रुचि है कि कौन कौन से एसिड जमा होते हैं। हमें लगता है बता देना चाहिए कि आसन कैसे करते हैं, है ना, किस तरह से। ये बार बार मंजू बता तो रहे हैं हम लोग कि हाँ ऊपर अपने आप को खींच लेते हैं, लेकिन कैसे खींचेंगे ये बताओ। तो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें और पूरा ऊपर तक हाथों को ले जाएं। यानी कि पहले अपने हाथों को अपने कंधों से नीचे ले जाएं, दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा लें उंगलियों को, फिर धीरे धीरे अपने सीने तक लाएं और उलटते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। और ये जो आपकी हथेली है वो आसमान की तरफ होनी चाहिए जी, और ऊपर की तरफ अपने शरीर को ताने और उसके बाद एड़ियों को थोड़ा ऊंचा कर दे, यानी कि पंजे पर हमें खड़े हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह के 8 से 10 बार 10 आयाम आपको कर
करने हैं। और जितनी देर तक हो सकता है उसको खींचे रखें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, और जितना हो सके उतना। और हमें लगता है अगर आप शुरुआत करेंगी तो शायद आपके पैर लड़खड़ाने लगे, क्योंकि हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं वो उतनी सशक्त नहीं है, आदत नहीं तो है। आप थोड़ा दीवार का सहारा ले सकती हैं, यानी कि अपनी पीठ दीवार से टिका लें और कर लें पहली बार। उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो आप बहुत देर तक खड़ी रह लेंगी ऐसे। और उसके बाद जब तिर्यक ताड़ासन करना हो तो क्या करना है हमें कि बिल्कुल जैसे हम खड़े होते हैं जमीन पर वैसे ही खड़े हो जाएं, लेकिन हाथों की स्थिति हमें वही रखना है जो हमने ताड़ासन में रखी है, और पैरों को थोड़ा सा फैला लें, और एक बार राइट साइड में झुके, दूसरी बार लेफ्ट साइड में झुके, और इस तरह से कम 15 से 20 बार आपको इधर और उधर झुकना है। तो इसकी वजह से आपकी कमर की पूरी ऐसी एक्सरसाइज हो जाएगी कि देखिए आप 1 से 2 महीने में ऐसा लगेगा कि अभी आप 20 साल की युवती हैं। क्या बात है, यानी कमर पतली हो ही जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। और पैरों को जब दूर रखने की बात है तो लगभग 1 फीट की दूरी रखें, यानी कि जितनी दूर आपके कंधे हैं लगभग आपके दोनों पैर उतनी ही दूरी पर हाँ, और वृक्षासन की जहां तक बात है ना रेणु जी, जब भी हम योग से जुड़ा हुआ कोई भी लेख वगैरह पढ़ते हैं, वहां जो आपको फोटो दिखेगा ना, एक वृक्ष देता है, तो अक्सर वही फोटो वहां पर होता है, तो वो है वृक्षासन। अगर आप वो भी कर सकें तो वो भी आपकी कमर के लिए और आपकी सारी ग्रंथियों के स्त्रवण के लिए वो बहुत अच्छा होता है आसन, तो वो आप जरूर करें। और तो अब चलिए हम लोग रिलैक्स हो लेते हैं। बहुत देर तक हमने ताड़ासन के उसमें खड़े हो चुके, वृक्षासन में खड़े हो गए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जो हम बता रहे हैं निर्देश दें उनका पालन करें या उसको अनुभव करें आप। तो इसके लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, जिस भी अवस्था में जिस भी आसन में आप चाहती हैं आप बैठ जाएं। अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लें, बहुत ही कोमलता से। मन को एकदम शांत कर लें। जैसा हमने कहा अपनी सांसों पर ध्यान दें कि सांसें आप लें, आराम से खूब अंदर तक लें और बाहर निकालें। उसकी गति को एकदम सामान्य रखें। अपने पैरों की ओर ध्यान दें। हम रिलैक्सेशन पैर से शुरू करेंगे। अपने पैर के उंगली और अंगूठों को हल्का सा हिलाएं, बहुत हल्का सा। महसूस करें और महसूस करें कि वो रिलैक्स हो रही हैं, यानी आराम की स्थिति में आ रही हैं। अब महसूस करें कि आपकी एड़ी और पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर की ओर लाएं, घुटनों की ओर अपना ध्यान ले आएं और महसूस करें कि यहाँ जो भी तनाव है वो बाहर निकल रहा है। रिलैक्स। और अब घुटनों से लेकर पैर तक का निचला पूरा हिस्सा आराम की स्थिति में आ चुका है। अब हम और ऊपर आएंगे, यानी अपनी जांघों को महसूस करें कि वहां की सारी मांसपेशियां तनाव मुक्त हो रही हैं, आराम की स्थिति में आ रही हैं। अपना ध्यान कूल्हे की ओर ले आएं। कूल्हों से तनाव पिघल रहा है, बाहर निकल रहा है और आपके कूल्हे और पैर तनाव रहित हो रहे हैं। अब पूरा पैर आपका आराम की स्थिति में आ चुका है। अब अपना ध्यान अपने कमर की ओर ले आएं, उसे भी रिलैक्स होने दें, ढीला छोड़ दें एकदम और महसूस करें कि कमर से लेकर नीचे तक का पूरा हिस्सा आराम की स्थिति में आ चुका है। रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने पेट और चेस्ट की मांसपेशियों की ओर ले जाएं, उनको भी एकदम रिलैक्स होने दें। रिलैक्स। महसूस करें कि आपका पेट और छाती का पूरा हिस्सा आराम की स्थिति में आ चुका है। हम पीछे की ओर रिलैक्स होंगे। महसूस करें कि ऊपर से नीचे की ओर आपकी पीठ से
सारा तनाव बाहर निकल रहा है और आपकी पूरी पीठ अब आराम की स्थिति में आ रही है और अब पूरी पीठ रिलैक्स हो चुकी है। अपने दोनों कंधों को आराम की स्थिति में लाएंगे। अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। महसूस करिए कि सारा तनाव बाहर निकल रहा है और आपके दोनों कंधे तनाव मुक्त हो चुके हैं। अपनी बाहों को रिलैक्स करेंगे। अब आप महसूस कीजिए कि आपकी बाह का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, हाथ की हथेली, उंगलियां पोरों तक आराम की स्थिति में आ रही हैं और अब आपके दोनों हाथ विश्राम की अवस्था में हैं। अब अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए। वहाँ जो भी अकड़न है, स्टिफनेस है, उसे निकल जाने दें। इसको थोड़ा हिलाकर ढीला छोड़ दें और अब गर्दन का पूरा हिस्सा आराम की स्थिति में आ चुका है। यही ध्यान हम अपने चेहरे की ओर ले जाएंगे। महसूस करें कि आपके चेहरे की मांसपेशियां, भौं का हिस्सा, नाक, जबड़ा, कान, मस्तक और सिर का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। और अब महसूस कीजिए कि पूरा शरीर आपका आराम की स्थिति में आ चुका है। रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाइए। वहां आराम महसूस करते हुए आनंद का अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि दिव्य प्रकाश आपके हृदय को अंदर से प्रकाशित कर रहा है और आपका ध्यान उसमें डूब रहा है। इस गहरे आनंद की स्थिति में डूब जाइए। अपने अंदर और अंदर डूबें और जितनी देर तक आपका मन हो आप इस स्थिति में बने रहिए। और अब रिलैक्स होकर बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। पैर की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं और फिर से वर्तमान स्थिति में आ जाएं। और चूंकि ये कार्यक्रम है इसलिए हमने इसको बहुत जल्दी किया, लेकिन आप एक एक अंग पर बहुत अच्छी तरह से 10 से 15 सेकंड तक आप रिलैक्स वहाँ पर रुके रहें जी। और एक एक चीज़ को महसूस करें कि किस तरह से तनाव निकल रहा है, क्योंकि तनाव को निकलने में थोड़ा समय लगता है। तो उतना समय देंगे तो आपको और अच्छा महसूस होगा। और उसके बाद हृदय में जो दिव्य प्रकाश की बात है, क्योंकि प्रकाश का न कोई रंग होता है न कोई आकार होता है और वो अंदर से बाहर की ओर फैलता है प्रकाश। तो कुछ इस तरह से प्रकाश की जो अवधारणा की गई है वो इसलिए कि आप उस प्रकाश को महसूस करें और आपके अंदर जो आनंद की स्थिति है, जो शांत अवस्था है, उसको आप महसूस करें और अपने अंदर रहें जी। और चूंकि ये आपकी अपनी पूंजी है, तो इसमें बैठकर अगर आपके पास समय हो, इसको सुबह के समय करें या शाम के समय करें और इसके बाद ही आप इसी स्थिति में बैठे रहेंगे तो आप एक तरह से ध्यान की स्थिति में आ सकते हैं। जी, कितनी शांति मिलती है ना रेणु जी। जो दिन भर की भागा दौड़ी से या बहुत धन कमा के या बहुत अच्छा खा के भी शायद उतनी शांति नहीं मिलती होगी जितनी दिल और दिमाग को शांति मिलती है ऐसी क्रियाओं से। जी हाँ। तो क्यों ना इसे अपने जीवन में अपनाया जाए, है ना। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां जरूर अपनाएंगी और जरूर अपनाइए, क्योंकि ये इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगने वाला है। और अगर ठीक से भी अगर आप करेंगे तो 5 से 7 मिनट की क्रिया है।
एक बात और मंजू, हम अपने बच्चों को भी ये आसानी से करवा सकते हैं, खास तौर से जब बच्चे जब परीक्षा का समय होता है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं जब और थक जाते हैं, आप उनको 5 मिनट समय दीजिए, पूरा परिवार एक साथ बैठ कर करिए, एक बोले और सारे लोग उसका आनंद लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। और बच्चे तो शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे कर लेते हैं। बहुत आसानी से कर लेते हैं और उससे उनका दिमाग भी बहुत शार्प होता है, इसलिए जरूर कीजिए और इसी के साथ आप संगीत का थोड़ा सा आनंद भी लीजिए। बिल्कुल। देखिए रेणु जी, दिल वही धड़कन वही, लेकिन फिर भी सब कुछ नया नया लगता है। ये केवल और केवल प्राणायाम से हो सकता हमारे है। साथी ने लिखा भी है कि तन मन प्राण शुद्ध सब होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज योग प्राणायाम सब करें, लेकिन उसके साथ मेडिटेशन भी करें, यानी ध्यान भी करें। लेकिन किसी ने और भी कहा, हमारी सखी ने, कि आप गाने सुनाते रहिए, हम तो नाच नाच के अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आप सुनते रहिए सखी साहब। हाँ बिल्कुल सुनते रहिए, लेकिन आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।